खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे झुंड से बिछड़ा शावक। कहा जाता है कि मां का आंचल बच्चे के लिए दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना होता है, लेकिन सोचिए उस 3 महीने के मासूम पर क्या बीत रही होगी जो घने जंगलों में अकेला भटक रहा है और उसकी नजरें सिर्फ अपनी मां को तलाश रही हैं। उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व की झिरना रेंज से एक ऐसी ही भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक नन्हा हाथी शावक अपनी मां से बिछड़ गया है। यह रिपोर्ट देखिए। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह 3 महीने का शावक अपनी मां से बिछड़ गया है और अब वन विभाग जो है इस नन्हे शावक को उसकी मां से मिलाने का प्रयास, मां से मिलाने में लगा हुआ है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। आज प्रातः जो हमारी झिरना रेंज है उसके अंतर्गत हमारे वन कर्मी जब अपनी पेट्रोलिंग पे थे तो उन्होंने देखा कि एक हाथी का बच्चा जो झिरना ग्रासलैंड है उसके पास पाया गया। उसके आसपास कोई हर्ड नहीं था उसका, तो तत्काल उसकी सूचना दी गई। हमारी जो रेस्क्यू टीम है वो ऑपरेशन में लग गई। हमने सबसे पहले हम ये प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने जो हर्ड है या उसका जो समूह है अगर उसके साथ मिला सकें तो सबसे अच्छा रहेगा। हमने पूरे दिन भर इसकी कोशिश की और अनफॉर्चुनेटली कोई हर्ड जो था वो उसको अपने साथ नहीं लेके गया। हमने उसको अब रेस्क्यू कर लिया है। उसके में थोड़ी हल्की फुल्की चोट लगी है। बाकी उसका जो डिटेल्ड एग्जामिनेशन है, वेटनरी एग्जामिनेशन, वो किया जाएगा और तब उसके बाद उसमें कॉल ली जाएगी। फ़िलहाल हमने उसको अपने जो कैंपस है उसमें रखा हुआ है, वहाँ पर वो क्वारंटीन में रहेगा और तत्पश्चात अगर कोई भी हर्ड में उसको मिलाने में नाकामयाब रहते हैं तो फिर उसको रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी उसको झिरना जो हमारा जो जोन है उसी में रखा है। तो इस 3 महीने नन्हे शावक को उसकी मां से मिलाने का प्रयास जो है वन विभाग लगातार कर रहा है, लेकिन अब तक उसमें सफलता हासिल नहीं हुई है। और अब बात करेंगे बाढ़ का हाहाकार। असम में बाढ़ से मंगलवार को 7 और लोगों की मौत की खबर है, जिससे राज्य में इस आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 75 हो गई है। हालांकि प्रभावित लोगों की संख्या अब जो घटकर 3.32 लाख रह गई है। यह जानकारी एक आधिकारिक बुलेटिन में दी गई है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के आधिकारिक बुलेटिन में बताया गया है कि बाढ़ में मंगलवार को मारे गए सभी 7 लोग शिवसागर जिले के थे। बुलेटिन में कहा गया है कि इस साल बाढ़ में अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है और किसी व्यक्ति के लापता होने की फिलहाल सूचना नहीं है। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 21 राजस्व सर्किलों के तहत 622 गांवों में से 3,32,639 लोग बाढ़ से अब तक प्रभावित बताए जा रहे हैं। प्रभावित जिलों में शिवसागर, चराईदेव, गोलाघाट, जोरहाट, नागांव, सोनितपुर और कामरूप ये जनपद शामिल हैं। लगभग 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न बताई जा रही है, जिससे कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ प्रभावितों के लिए कुल 81 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जहां विस्थापित लोगों ने शरण ली है। इसके अलावा 34 राहत वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। वर्तमान में कुल 32,477 लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं, जिनमें शिवसागर में सबसे अधिक संख्या में लोग शामिल हैं। इसके बाद जोरहाट, गोलाघाट और चराईदेव का स्थान आता है। गोलाघाट जिले के नुमालीगढ़ में धनसिरी दक्षिण नदी अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बुलेटिन के अनुसार राज्य में 45,341.98 हेक्टेयर कृषि भूमि अभी भी जलमग्न बताई जा रही है। तो असम बाढ़ से बेहाल है। 622 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। अब तक 75 लोगों की इस बाढ़ में मौत हो चुकी है और लाखों लोग प्रभावित बताए जा रहे हैं। लगभग 3.5 लाख लोग इस बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। असम बाढ़ से 622 गांव पानी में पूरी तरीके से डूबे नजर आ रहे हैं और कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बहती नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए, कितनी भयावह तस्वीरें हैं। पानी का रौद्र रूप, जल प्रवाह का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं। जो भी सामने आता है सब कुछ बहा ले जाने पर आतुर है ये जल प्रलय।
तो नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बहती नजर आ रही हैं। 622 गांव में अभी भी जलमग्न है ये गांव और 75 लोगों की अब तक मौत की खबर सामने आई है। लगभग 3 लाख लोग अभी भी इस बाढ़ से प्रभावित बताए जा रहे हैं। 87 राहत शिविरों, आपको बता दें 800 से अधिक राहत शिविर बनाए गए हैं। 87 राहत शिविरों में लोगों को फिलहाल ठहराया गया है। कई जिले जो है इससे प्रभावित बताए जा रहे हैं। 622 गांव फिलहाल इसमें डूबे नजर आ रहे हैं। 87 राहत शिविर बनाए गए जिनमें लोगों को ठहराया जा चुका है। 75 लोगों की अब तक जान भी जा चुकी है। तो बाढ़ ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया है। लोग राहत शिविरों में ठहरने के लिए मजबूर हैं। 622 गांव जलमग्न अभी भी बताए जा रहे हैं। और अब बात करेंगे छात्रों का हाथ सरकार के साथ। पुणे की मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी की ओर से संचालित नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स के छात्र अपनी पढ़ाई के साथ साथ एसआईआर के मामले में पूना के जिलाधिकारी के साथ जनगणना और एसआईआर का काम कर रहे हैं। कॉलेज की ओर से 70 छात्र जनगणना के काम में जिला प्रशासन का हाथ बटा रहे हैं। सरकारी काम में हाथ बटाने वाला ये पहला कॉलेज है। प्रिंसिपल वृषाली रणधीर ने बताया कि छात्रों को कॉलेज से पेमेंट भी किया जाता है। उनके पढ़ाई में भी कोई व्यवधान नहीं होता है। सभी छात्रों के अभिभावकों से भी इस बारे में अनुमति ले ली गई है। Good morning. Myself, Professor Dr. Vrushali Surendra Radhir, Principal, Modern Education Societies, नेस वाडिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स। हमारे कॉलेज में हमने एसआईआर एक्टिविटी ये पॉजिटिवली लेकर कलेक्टर महोदय ने जो हमें आदेश दिया था वो हमने पॉजिटिवली लिया और हमने कुछ उनको सजेशन दिया। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन इन एसआईआर एक्टिविटी, जो हमारे टीचर्स को ऑर्डर्स मिले थे, हर टीचर के साथ 2-2 स्टूडेंट्स हमने जोड़ दिए। वो टीचर को हमारे स्टूडेंट्स मदद करते हैं, स्टूडेंट्स को भी एक एक्सपीरियंस मिलता है। तो छात्र सरकार का सहयोग कर रहे हैं। आपको बता दें जनगणना में छात्र सरकार का सहयोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन से हाथ मिलाया छात्रों ने और कॉलेज ने हाथ मिलाया और अब छात्र जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं। जनगणना और एसआईआर में छात्रों का सहयोग मिल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ सरकार का साथ जो है ये छात्र दे रहे हैं और इन छात्रों को कॉलेज की ओर से पेमेंट भी की जा रही है, ये बताया गया है। और इन छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित नहीं हो रही है। इनकी पढ़ाई का भी प्रॉपर ध्यान दिया गया है। ये जानकारी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दी गई है। जनगणना और एसआईआर में छात्रों का सहयोग जो है वो साफ तौर पर मिल रहा है सरकार को, और सरकारी काम में खासकर एसआईआर और जनगणना में इन छात्रों का सहयोग प्रशासन को मिलता नजर आ रहा है। जिला प्रशासन से अब पुणे के नेस वाडिया कॉलेज ने हाथ मिलाया है और यहाँ के छात्र जो है अब सरकार की मदद करते नजर आ रहे हैं। हेलो, त्याला आता क्लिअर करायचं। हां हां, तर त्याचा विषय मी ऐकून घेतो। सांग त्याला थोडा फायदा नमस्कार।
हाताने टीएल करायचं. हां हां म्हणतात त्याच्याविषयी मी ऐकून घेऊ. तुझं और इस खबर पर हमारे संवाददाता किशोर ब्रह्मदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर ब्रह्मदेव, अगर बात करें पुणे के नेसवाडिया कॉलेज के विद्यार्थी अब जिला प्रशासन की मदद कर रहे हैं, खासकर एसआईआर और जनगणना कार्यों में ये मदद कर रहे हैं। और कॉलेज प्रबंधन की तरफ से ये अनोखा प्रयास किया गया है सरकारी कामों में मदद, और विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित नहीं हो रही है। क्या कुछ अहम जानकारी देंगे इस खबर को लेकर? हेलो जी किशोर जी। सर जी, जो वाडिया नेसवाडिया कॉलेज के प्रिंसिपल जो है वैशाली रणधीर, उन्होंने अपने कलेक्टर जिला निगम के सहायता से 70 विद्यार्थियों को एसआईआर के टीम में काम करवाने की परमिशन ले ली थी। और उस काम में 70 विद्यार्थियों को कॉलेज स्टूडेंट को पेमेंट कर रही है। ये गवर्नमेंट का पहला कॉलेज ऐसा है महाराष्ट्र का कि इन्होंने ये काम में हाथ बढ़ाने लिए, तो उन्होंने बोल दिए कि हम ऐसे इस काम में क्यों हाथ लगाए, क्योंकि टीचर लोगों को काम गवर्नमेंट ने लगाया। टीचरों से कॉलेज में शिक्षक नहीं रहते, टीचर नहीं रहते, कॉलेज एसआईआर काम में लग जाते। तो इसीलिए हमने स्टूडेंट के सहायता से 8 दिन का एक कैंपस लगा दिया है। उन्होंने बड़ी मेहनत से काम करवाए, स्टूडेंट भी खुश है। इसके बारे में हमने प्रिंसिपल से बात करने के बाद में उन्होंने बोल दिया कि हर एक स्टेट में, हर एक स्कूल में ऐसा ही करना चाहिए, ऐसा प्रिंसिपल रणधीर ने कह दिया सर। बिल्कुल किशोर, अगर देखा जाए अन्य कॉलेजों को भी इस तरीके की प्रेरणा मिलेगी जिस तरीके से नेसवाडिया कॉलेज ने ये अनोखा प्रयास किया है, सरकार की मदद भी। हालांकि इन छात्रों को पेमेंट भी कॉलेज प्रबंधन की तरफ से दिया जा रहा है। हमने प्रिंसिपल से बात करवा दी है कि इनका पेमेंट स्टूडेंट को खाली पुकट में, छात्रों को पुकट में काम करवा रहे हैं कि कॉलेज पेमेंट कर रही है। नहीं तो बोले, प्रिंसिपल ने बोल दिए कि हमने उनको पेमेंट कॉलेज की तरफ से दे दी है, इसलिए छात्रों खुश हो गए। खुशी के बारे उन्होंने काम करने में ज्यादा प्रयास कर दिए और खुश होके उन्होंने और 2 दिन बढ़ा के काम मांगे थे, मगर उन्होंने कलेक्टर ने उनको 8 दिन का ही मुदत दिया था, उसमें ही काम चालू कर दिए। ऐसे में हमारे प्रिंसिपल ने हमारे से बात करवा दी है सर। हाँ बिल्कुल किशोर ब्रह्मदेव, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी देने के लिए। तो जनगणना और एसआईआर में छात्रों का अब सहयोग मिल रहा है। नेसवाडिया कॉलेज के छात्र जो है सहयोग करते नजर आ रहे हैं। पढ़ाई के साथ साथ सरकार का साथ जो है और सरकार के कामों में हाथ बटाने का कार्य इस कॉलेज के जो छात्र हैं वो करते नजर आ रहे हैं। और अब बात करेंगे खबर का असर हरकत में प्रशासन। खबर कानपुर से है, जहां यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान मर्चेंट नेवी कर्मी एवं कानपुर निवासी सागर गुप्ता के निधन की सूचना के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को पीड़ित परिवार से तत्काल मुलाकात करने और हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सागर गुप्ता के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार इस कठिन समय में उनके साथ मजबूती से खड़ी है। प्रशासन के अनुसार घटना की जानकारी मिलने के बाद पूरे मामले का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जा रहा है। शिपिंग कंपनी और परियोजना से प्राप्त आपको बता दें, शिपिंग कंपनी और परिजनों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक हादसा 18 जुलाई को हुआ था। वहीं सागर गुप्ता के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने की प्रक्रिया भी तेज कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार श्रम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय स्थापित कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि परिवारों को हर संभव सरकारी मदद जो है वो परिवार को उपलब्ध कराई जा रही है और आवश्यक औपचारिकताओं को भी प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाएगा। प्रशासन पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं। जिलाधिकारी ने परिवार से मुलाकात की है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। हमारे जो निवासी हैं सागर गुप्ता जी, उनके विषय में कुछ दुखद सूचनाएं मिली हैं, जिसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी करा रहे हैं। परिवार जिन्होंने भी कुछ सूचनाएं उपलब्ध कराई हैं, जो शिपिंग कंपनी थी उसका विवरण भी मिला है। जो घटना 18 जुलाई की बताई जा रही है,
इसके क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में आए, उन्होंने भी निर्देशित किया है कि हम लोग परिवारजनों से मिले भी, उन्हें ढांढस भी बंधाए। इस दुख की घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ में है और जो हमारा श्रम मंत्रालय है और विदेश मंत्रालय से समन्वय करके जो हमारे स्वर्गीय सागर गुप्ता जी के बारे में जो सूचनाएं मिली इसको वेरीफाई करके हम लोग उनके पार्थिव शरीर को लाने के लिए और जो परिवार के लिए हम लोग अच्छा कर सकते हैं। तो फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करें खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनाते हैं आपको। Minor. And then these players who we also saw when we were at PM House, where they come from. And so for me, of our students, the beating of the assault on our students is a fundamental issue. Millions of people. It's an issue for themselves who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against to frighten them so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue. Now, here's the question. This gentleman over here, as I understand it, Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated ministry requires his order. Parliament House, own eyes, Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, call after call from Mr. Amit Shah. So he was pretty clear of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it or he has no idea what's going on in his ministry and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We've asked you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings was done by Delhi police. And the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. और अब बात करेंगे नाले में दंपति। पति पत्नी के बीच नोकझोंक और छोटे मोटे झगड़े आम बात है, लेकिन आजकल घर दफ्तर का प्रेशर, आर्थिक तंगी, पारिवारिक और सामाजिक दबाव के चलते लोगों में बर्दाश्त करने की क्षमता
कम होती नजर आ रही है। आज की पीढ़ी में कई युवाओं पर तुनक मिजाजी ऐसी हावी है कि कोई कदम उठाने से पहले लोग एक पल भी सोचते ही नहीं है। ऐसा ही मामला नोएडा के बरोला गांव में सामने आया है, जहां आपसी झगड़े के बाद पति पत्नी गांव के बड़े गंदे नाले में कूद गए। गनीमत रही कि करीब 5 फुट तक पानी होने के चलते दोनों डूबे नहीं। राहगीरों ने मदद करते हुए दोनों को बाहर निकाला और समझा बुझाकर घर भेज दिया। घटना की जानकारी होने पर सेक्टर 49 थाना पुलिस और अग्निशमन टीम मौके पर पहुंची, लेकिन दोनों जा चुके थे। थाना प्रभारी राम प्रसाद शर्मा ने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पैदल ही नाले के पास से जा रहे थे। इसी बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ और दोनों लड़ते झगड़ते नाले में कूद गए। स्थानीय लोगों ने बताया कि पहले महिला नाले में कूदी और उसके बाद पीछे से पुरुष भी कूद गया। जहां पर यह घटना घटित हुई वहां पर काफी भीड़भाड़ थी। मौजूद लोगों ने साहस का परिचय देते हुए नाले में रस्सा डाला और दोनों को बाहर निकलवाया। दंपत्ति के बारे में जानकारी की जा रही है। फिलहाल पुलिस को इस मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। और अगली खबर की बात करेंगे, हत्थे चढ़ा गैंग। खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां पुलिस ने द्वारिका जिले में एसटीएफ ने लग्जरी कार का इस्तेमाल कर चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग लीडर दीपक कुमार समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 3 अवैध हथियार, 4 जिंदा कारतूस, सेंधमारी के औजार और वारदात में इस्तेमाल की गई ग्रे रंग की किया सोनेट कार बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार आरोपी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले हैं, लेकिन द्वारिका और आसपास के इलाकों को निशाना बनाते थे। 17-18 जुलाई 2026 की रात द्वारिका नॉर्थ इलाके में संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के जरिए करीब 60 किलोमीटर तक कार की मूवमेंट ट्रैक की। डीसीपी कुशलपाल सिंह के निर्देशन पर एसीपी सुभाष मलिक और इंस्पेक्टर कमलेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने 22-23 जुलाई की रात NLU द्वारिका के पास दीपक कुमार, अतुल उर्फ आयुष और सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। जांच में सामने आया कि गैंग पुलिस की नजर से बचने के लिए लग्जरी कार का इस्तेमाल करता था। दीपक पहले से 9 और सुहेल 2 आपराधिक मामलों में शामिल रह चुके हैं दोनों। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर अन्य वारदातों का भी पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।